विटामिन्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है। विटामिन्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स से। ओके, सो विटामिन सबको याद है ना, सब कुछ? किसी को कोई भी डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो, या फिर कुछ भी क्वेरीज नहीं है तो विटामिन्स के बारे में? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए आज फिर हम हमारे ये जो मिनरल्स का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मिनरल्स में जब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, सो मिनरल्स विटामिन के जैसा ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और ये मिनरल्स हमारे बॉडी में भी बहुत माइन्यूटली ज़रूरत होता है, बहुत जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे पूरे बॉडी में ज़रूरत होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो काम करते हैं बेसिकली, इसका काम क्या है कि हमारे बॉडी के हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना मिनरल्स का काम है। जैसे कि वो हो सकता है सेल ग्रोथ में, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, उसको सिंथेसिस करने में, या फिर हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, हर एक चीज़ के लिए ये मिनरल्स का काम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि विटामिन्स में भी हमने पढ़े थे कि विटामिन्स का दो टाइप आते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वैसे ही मिनरल्स का भी दो टाइप आते हैं, लेकिन ये मिनरल्स यूजुअली सॉल्युबिलिटी के हिसाब से डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे बॉडी में उसका ज़रूरत कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके हम मिनरल्स को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और एक आते हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। एक होते हैं मैक्रो और एक आते हैं माइक्रो मिनरल्स। अब मैक्रो का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैक्रो का इनर मीनिंग है लार्ज। तो मैक्रो मिनरल्स मीन्स जो भी मिनरल्स हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर होते हैं। वैसे ही मिनरल्स तो है ही इतना स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन उसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो जिस मिनरल्स जो मिनरल्स हमारे बॉडी में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटीज में स्टोर होते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स। और जो मिनरल्स का काम भी हमारे बॉडी में खूब सारे रहता है, कोई भी एक काम विदाउट दीज मैक्रो मिनरल्स इज नॉट पॉसिबल, सो दीज आर नोन एज द मैक्रो मिनरल्स, ठीक है। अब इस मैक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? मैक्रो मिनरल्स में हमारे बॉडी में जो चीज़ होते हैं, ठीक है, वो सारे जो मेन हमारे बॉडी में जो मेन फंडामेंटल है, जो मेन बेस होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें जो मिनरल्स चाहिए वो सारे आते हैं मैक्रो मिनरल्स से। मतलब इस मैक्रो मिनरल्स में क्या आ जाते हैं? कैल्शियम आते हैं, ठीक है, कैल्शियम आते हैं। कैल्शियम के फ्रेंड है फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये तीन चीज आते हैं मैक्रो मिनरल्स में। इसके साथ आते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन और क्लोराइड। मेनली ये 6 मिनरल्स हमारे आ जाते हैं मैक्रो मिनरल्स पे, ठीक है। अब एक एक करके अगर हम एक एक मिनरल्स का काम बताते हैं तो फर्स्ट क्यों कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम मैक्रो में है? क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में वो ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1600 मिलीग्राम तक हमारे बॉडी में रह सकते हैं ये कैल्शियम, क्योंकि हमारे बॉडी में पूरा जो बेस है वो पूरा बेस ही कैल्शियम से है। हमारे बोन्स में, हमारे ब्लड पे कैल्शियम ही है। तो इसीलिए मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मिनरल्स दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के साथ, जैसे कि कैल्शियम विदाउट फास्फोरस एंड मैग्नीशियम काम नहीं करते हैं, तो ये तीनों चीज एक साथ मैक्रो पे आ गया। सेकंड क्या आते हैं? ये जो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। ये
सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन और क्लोराइड, ये तीन चीज एक साथ हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। हमारे सेल्स में जो फ्लूइड्स रहता है, ठीक है, अगर ये हमारे एक सेल है, ऐसे ऐसे जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं, तो सेल के बाहर वाले हिस्से में कुछ फ्लूइड्स रहता है और सेल के अंदर भी फ्लूइड्स रहता है और बाहर भी फ्लूइड्स रहता है, ठीक है। तो ये जो सेल का बाहर वाला जो हिस्सा है, इन सारी चीज में रहता है सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, और अंदर में रहते हैं पोटेशियम। तो ये दोनों फ्लूइड एक साथ मिलके हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन किया, मतलब उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इन 6 मिनरल्स को हम मैक्रो में ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो पे। अब माइक्रो का मतलब जैसे कि स्मॉल होते हैं, तो माइक्रो मिनरल्स मीन्स जिसका काम बहुत है लेकिन उसका जरूरत हमारे बॉडी में उतना ज्यादा नहीं है, उसको हम कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। अब इस माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? आते हैं आयरन, आयोडीन, कॉपर, ओके, मैंगनीज, नेक्स्ट सेलेनियम, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्रोमियम, ओके, क्रोमियम। ये सारे चीज आ जाते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स पे, ओके। अब ये जो सारे माइक्रो मिनरल्स है, इसमें भी दो आयरन इज ग्रुप्ड इनटू माइक्रो मिनरल्स, बट स्टिल depending on its function, depending on its importance, that can be considered as macro minerals। क्योंकि हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया कि मैक्रो हमारे बॉडी में मेन बेस को फॉर्म करते हैं, राइट। और ये विदाउट आयरन हमारे बॉडी में क्या नहीं हो पाएगा? ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, which is again the main one of the major component in the human body। सो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शन आयरन को भी कभी कभी मैक्रो के साथ कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम बहुत टेक्नोलॉजिकली, अगर बहुत टेक्निकली अगर हम सोचते हैं, तो आयरन का ग्रुप है माइक्रो पे, ओके। ये ग्रुप समझ पे आया सभी को? व्हाई दीज आर नोन एज मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर है, देन आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये सबको आई होप क्लियर है। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कैल्शियम पे। द फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स विच इज कैल्शियम। सो कैल्शियम का जो मेजर थिंग होते हैं, कैल्शियम बेसिकली जैसे कि मैंने बताई कि कैल्शियम हमारे बोन्स पे रहता है, हमारे ब्लड पे रहते हैं। अब कैल्शियम का सोर्स अगर हम सोचते हैं, तो यूजुअली कैल्शियम का सोर्स बोलते ही हम बताते हैं कि अच्छा मिल्क में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है, ये हम सोचते हैं। लेकिन कैल्शियम सिर्फ मिल्क पे नहीं, रादर बहुत सारे फूड ग्रुप्स में कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं, ठीक है। वो सारे फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? जो लोग मिल्क नहीं लेते हैं, तो क्या उनके बॉडी में बोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? अगर जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनका दूध या फिर दूध से बना हुआ कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? उनके बॉडी में कैल्शियम नहीं है। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो कैल्शियम का सोर्स क्या आते हैं? एक्सेप्ट मिल्क, कैल्शियम का सोर्स ज्यादा आते हैं पॉपी सीड्स में। हम बंगाली लोग उसको कहते हैं पोस्तो, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, ठीक है। लेकिन पॉपी सीड्स या फिर सीसम सीड्स में कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है, ओके। और ये जो दो सीड्स हैं, ये दो सीड्स वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सभी लोग ले सकते हैं, राइट। तो इन सारे चीज में भी हमें कैल्शियम मिल सकता है।
अगर हम सीरियल्स की बात करें, अगर हम मिलेट्स की बात करें, तो रागी में भी कैल्शियम मिलते हैं हमें। ओके, रागी में भी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम मिलता है हमें। ओके, क्या क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम, लाइक ब्रोकोली, ब्रोकोली में हमें कैल्शियम मिलता है, हमें फेन्यूग्रीक में कैल्शियम मिलता है, मतलब मेथी दाने में या फिर मेथी का जो पत्ता होता है उस पे हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, इन सारी चीजों में हमें खूब सारे अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। बट why we are always think about milk and milk products? इसमें आते हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। जब क्यों हम बार बार मिल्क की बात करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में सिर्फ लेने में से ही नहीं होगा, उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना चाहिए, राइट? तो इस एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर्स जरूरी होता है। कैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब किया जाए, उसका जो फंक्शंस है वो कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें फर्स्ट जो फैक्टर आते हैं वो है लैक्टोज। ये लैक्टोज किस पे मिलते हैं? कोई भी एक चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। लैक्टोज हमें कहां से मिलता है? लैक्टोज कहां से मिलता है हमें? कौन बताएंगे मुझे? किसी को याद नहीं है? लैक्टोज शुगर जो है, सिंपल शुगर होते हैं, वो कहां से मिलता है? मिल्क से। लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर। ओके, सो लैक्टोज ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन है इसको ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करते हैं, जैसे कि विटामिन डी। हम विटामिन के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमें पता है कि विदाउट विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी हैपन, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो विटामिन डी अगर हमारे डाइट में प्रॉपर है, हमारी बॉडी में प्रॉपरली है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसके साथ और क्या होते हैं? जो एसिडिक पीएच होते हैं, एसिडिक पीएच, अगर कोई भी खाना अगर हम ऐसे लेते हैं जिसका नेचर एसिडिक होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करते हैं। और जैसे कि मिल्क भी, मिल्क में लैक्टोज भी है, उसका नेचर भी एसिडिक है, तो इसीलिए हमें जो कैल्शियम मिल्क से मिलता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। अदरवाइज मिल्क से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिलता है। ठीक है, खूब सारा अमाउंट में कैल्शियम हमें नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है वो हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। इनफैक्ट जब हमारे बॉडी में भी, हमारे स्टोमक पे क्या होते हैं? हमारे स्टोमक पे होते हैं एक एसिड जिसका नाम है HCl, राइट? हमारे स्टोमक पे HCl होते हैं। तो जब खाना स्टोमक पे आते हैं और HCl के साथ मिक्स अप होते हैं, तो उस खाने में जो कैल्शियम कंटेंट है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमारे बॉडी भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पर भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां बॉडी को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करता है? जो भी खाना हमें मिलता है उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ कैल्शियम होते हैं उसको चाहते हैं कि कैसे धीरे धीरे या फिर कितना फास्ट, कितना जल्दी उसको अब्जॉर्ब किया जाए। जैसे कि वो प्रेगनेंसी पे हो सकता है, प्रेगनेंसी पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कहीं पर हड्डियाँ टूट गई हैं या फिर आप इन्फेंट स्टेज पर जब रहते हैं हम, तो उसमें भी एक बोन ग्रोथ का ज़रूरत होती है। तो उन सारे सिचुएशंस पे हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस पे हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम भी हो सकता है। ठीक है, वो
सिचुएशंस क्या है, अगर हम ऐसे कुछ फूड्स लेते हैं जिसपे ऑक्सलेट रहता है, फाइटेट रहता है, ठीक है, इन सारे फूड कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ बाइंड होके कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फाइटेट ऐसे एक कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे बॉडी में कैल्शियम यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। और ये ऑक्सलेट, फाइटेट, ये किससे हमें मिलता है? मेनली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो रॉ फॉर्म पे आते हैं, स्पेशली द लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। स्पिनच पे ये ऑक्सलेट कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। इनफैक्ट फाइटिक एसिड जो होते हैं, फाइटिक एसिड रहता है मेनली कोई भी जो सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सीरियल प्रोडक्ट्स के जो एकदम आउटर मोस्ट कोटिंग होता है, एकदम आउटर मोस्ट लेयर जो है उस पे फाइटिक एसिड या फिर फाइटेट रहता है। तो इन सारे चीजों को जब हम कच्चा लेते हैं तो उस पे जो ऑक्सलेट या फिर फाइटेट है वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं। सो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लंच करके या फिर इसको थोड़ा सा ओवरनाइट सोक करके हम ले सकते हैं। जब ऑक्सलेट या फिर फाइटेट जो है वो जब पानी के कांटेक्ट पे आते हैं तो उसका ऑक्सैलिक एसिड कंटेंट या फिर फाइटिक एसिड कंटेंट रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, या फिर एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन है बहुत ज्यादा। तो इन सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होते हैं कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है, राइट। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जब वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है तो वो जाके हमारे कैल्शियम को बोन्स पे एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो हमारे बोन्स पे जो कैल्शियम अब्सॉर्ब करने के लिए जो सेल रहता है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म नहीं होते हैं। कैल्शियम फॉर्मिंग सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल कम हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये कम हो जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली हमारे बोन्स पे कैल्शियम एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ चीजें होते हैं जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा चाय, कॉफी ये सब इंटेक करते हैं तो उसमें रहते हैं कैफीन। कैफीन भी कैल्शियम इंटेक को कम कर देते हैं। या फिर अगर हम फिजिकल एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी अगर कम करते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम डिपोजिशन, हमारे बोन्स पे कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स रहते हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ओके। ऐसा कुछ आर्टिफिशियल मेडिसिन रहते हैं जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, जैसे कि अगर नींद का जो गोलियां होते हैं या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होते हैं, अगर हमारे मतलब स्लीपिंग पिल्स जो हम लेते हैं या फिर हमारे मूड्स को, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे हम हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं तो उन सारे चीज़ इस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या जानेंगे कि अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब कैल्शियम का फंक्शन क्या है। जो फंक्शंस होते हैं या फिर अगर हम डेफिशिएंट हो जाए कैल्शियम बॉडी पे तो उसका जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज सेम एज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट, ऑस्टियोआर्थराइटिस सब कुछ सेम है। लेकिन कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम काम क्या करता है। फर्स्ट कैल्शियम का जो काम होते हैं, अच्छा ये सारी चीज आपको समझ में आ गया ना, the factors increasing and decreasing factors, इन सारी चीज समझ में आ गया। तो इसमें अगर कोई डाउट्स नहीं है then I'll move to the next one। किसी को कोई अच्छा ठीक है ओके। सो नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम के फंक्शंस के बारे में।
कैल्शियम के फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है, ये हमको पता है कि बोन्स को फॉर्म करना है। तो बोन्स को फॉर्म करना है मतलब हमारे बोन्स पे जो कोलाजेंस होते हैं उस कोलाजेन को फॉर्म करना, ताकि सीमेंटिंग का काम कर पाए। इसके साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट सेल को फॉर्म करना, ठीक है। और इन दो चीज के वजह से हमारे बोन्स पे कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, मैम अपना नाम बता दीजिए, पढ़ाई के टाइम पे मेरा नाम सुन के क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नाम है सुष्मिता। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ कैल्शियम और भी कुछ काम करते हैं। बोन्स पे कैल्शियम जो होते हैं उसका अलग से कोई काम नहीं है, वो बस बोन्स पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और फ्यूचर के लिए वो यूज अप होते हैं। इसके अलावा बोन्स पे जो कैल्शियम रहता है उसका कोई भी काम नहीं है। सारे काम होता है हमारे ब्लड पे जो कैल्शियम रहता है। ऑलमोस्ट 1 to 10% कैल्शियम इज स्टोर्ड इन आवर ब्लड। जो भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे ब्लड कैल्शियम के थ्रू या फिर सेरम कैल्शियम के थ्रू होता है। तो उसका काम क्या है कि हमारे कहीं पर भी अगर कोई कट आ जाए, कहीं पर कोई भी चोट आ जाए, तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाते हैं, जिसको हमने पता है कि उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। तो इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में विदाउट कैल्शियम दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जब इंटरनली हमारे ब्लड फ्लो होता है उस पर तो क्लॉट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें ऐसा कुछ है जो कि क्लॉट होने नहीं देते हैं। जब खून बाहर निकालते हैं तब वो क्लॉट हो जाते हैं। तो इसमें मेन फैक्टर क्या होता है, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन्स रहता है, बहुत सारे प्रोटीन्स रहता है इनफैक्ट। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन जब हमारे कैल्शियम के साथ मिलता है, जब वो मतलब कोई कहीं पर कोई कट आ जाए तो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन को फॉर्म करता है। ये सारे प्रोटीन हैं, ठीक है, सारी चीज प्रोटीन ही है। जब थ्रोम्बिन फॉर्म हो जाते हैं, थ्रोम्बिन फॉर्म होते हैं, इसके साथ साथ फाइब्रिनोजेन भी होते हैं। फाइब्रिनोजेन भी होते हैं, इसमें भी कैल्शियम रहता है। ये भी जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो वो क्या करते हैं, फाइब्रिन को फॉर्म कर देते हैं। और नेक्स्ट जब फाइब्रिन फॉर्म हो गया तब हमारे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है, तब हमारे जाके ब्लड क्लॉट होते हैं। तो इस फाइब्रिन को फॉर्म करने के लिए कैल्शियम का जरूरत है। अगर कैल्शियम नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन, ये सारी चीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग के हर एक फैक्टर में कैल्शियम का जरूरत है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम काम आते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फॉर द ऑर्गन्स, इवन कैन बी फॉर द अदर मसल्स। जैसे कि मेनली हमारे हार्ट मसल जो होते हैं, हार्ट मसल को पंप करने में जो पावर लगता है वो कैल्शियम से मिलता है। इनफैक्ट हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें भी कैल्शियम का जरूरत है। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे नर्व इंपल्स के लिए, नर्व इंपल्स का मतलब क्या है, कोई भी नर्वस सिग्नल को ट्रांसमिट करना, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कैल्शियम काम करते हैं। मतलब नर्व सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से ब्रेन तक ये ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम का जरूरत होता है, और ये सारा काम करते हैं हमारे ब्लड के कैल्शियम। सो इसीलिए हमारे ब्लड पे कैल्शियम होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए
मेनली क्या होता है कि हमारे बोन्स पे कैल्शियम वीक हो जाते हैं अगर हमारे डाइट पे कैल्शियम ठीक नहीं है तो, क्योंकि बोन्स पे अल्टीमेटली काम नहीं है, ब्लड पे कैल्शियम जाना ही चाहिए। विदाउट कैल्शियम हार्ट पंप नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन बी अफेक्टेड, द हार्ट मसल्स कैन बी अफेक्टेड, हार्ट फेलियर कैन बी देयर। सो इसीलिए हमारे बोन्स पे जो भी स्टोर्ड कैल्शियम होते हैं वो निकालने लगते हैं थ्रू दी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, थ्रू दी ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और जब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल का सिंथेसिस बढ़ जाते हैं तो हमारे ब्लड में कैल्शियम निकलने लगते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कैल्शियम का काम क्या है, मतलब कैल्शियम, ये ऑल ओवर कैल्शियम के बारे में। सो कैल्शियम के बारे में ये क्लियर है ना सभी को? ओके, अब नेक्स्ट जो मिनरल्स पे हम आते हैं वो है कैल्शियम का फ्रेंड फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम यूजुअली क्या होता है, ये जो फास्फोरस होते हैं यूजुअली जो भी फूड्स में हमें कैल्शियम मिलता है उन्हीं फूड्स में हमें फास्फोरस मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा कम अमाउंट में ही मिलता है और वही चाहिए, बिकॉज द कैल्शियम एंड फास्फोरस का रेशियो होना चाहिए 2:1। कोई भी अडल्ट लोगों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो होना चाहिए 2:1। तो इस फास्फोरस का काम क्या है? फास्फोरस बेसिकली देखते हैं कि जहां पे कैल्शियम है तो वहां फास्फोरस जाके बोन स्ट्रेंथ को मदद करते हैं। मतलब फास्फोरस जब देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कैल्शियम काम कर रहा है, कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिटेड है, तो फास्फोरस जाके वहां पे बोन्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। ये एक काम होते हैं फास्फोरस का। सेकंड काम जो आते हैं which is not related actually with the bone formation, that is the energy balance or the energy synthesis। इस एनर्जी सिंथेसिस या फिर एनर्जी स्टोरेज, इसमें फास्फोरस का काम क्या है? हम बहुत छोटे से एक तार करते हैं एटीपी, राइट? ये एटीपी तार हम सभी को पता है। एटीपी का नाम क्या है फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। तो ये जो फॉस्फेट है मतलब फास्फोरस, ओके। सो एटीपी में क्या रहता है? एनर्जी स्टोर रहता है। This is the powerhouse of energy. ATP is the powerhouse of energy which is present in mitochondria, right? तो इस phosphorus, without phosphorus, ATP और GTP, that is guanosine triphosphate, और ADP, adenosine diphosphate, very good। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज में phosphorus है। So without phosphorus, the energy cannot be stored। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में और उसके एब्जॉर्ब करने में ये फास्फोरस मदद करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली हमारे सेल मेम्ब्रेन पे रहते हैं फॉस्फोलिपिड। हमारे सेल मेम्ब्रेन पे रहता है फॉस्फोलिपिड। तो इस फॉस्फोलिपिड में भी कंपोनेंट है फास्फोरस। फास्फोरस या फिर फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब सेल तक जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसको अलाउ करते हैं सेल के अंदर आने के लिए। ओके, इसके साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ एसिड और अल्कलाइन, एसिड बेस का जो बैलेंस होते हैं, एसिड और अल्कलाइन का जो बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करते हैं फास्फोरस। ठीक है, तो ये होते हैं फास्फोरस का काम। लेकिन ये फास्फोरस का भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मेनली कैल्शियम का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फास्फोरस का डेफिशिएंसी कब हो सकता है? जब हम, जैसे कि फास्फोरस एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो जो लोग बहुत ज्यादा एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर एंटासिड्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। एंटासिड एक्चुअली होते हैं अल्कलाइन, मतलब एंटासिड, ये जो नाम है इसमें ही इसका नाम है। एंटासिड मतलब एंटी एसिड, जो एसिड का ऑपोजिट काम करता है।
तो जितना ज्यादा हम एंटासिड लेंगे वो क्या करेगा, हमारे बॉडी पे जाके अल्कालाइन को ज्यादा कर देगा, जो कि अल्टीमेटली उस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन या फिर फास्फोरस डेफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि उतना ज्यादा अल्कालाइन को बैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा फास्फोरस हमारे बॉडी में नहीं है, सो ऑटोमेटिकली जो फास्फोरस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली ये एक कारण होते हैं फास्फोरस का अगर डेफिशिएंसी हो तो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में या फिर नेक्स्ट जो मिनरल्स के बारे में हम जानेंगे, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन के साथ साथ ये मैग्नीशियम हमारे जीन्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सारे जीन्स को सिंथेसिस करने में मैग्नीशियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में भी मैग्नीशियम का जरूरत है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो, तो इन सारी चीज के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी, प्रोटीन, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए भी मैग्नीशियम का जरूरत होते हैं। और इस मैग्नीशियम का भी सोर्सेज जो रहता है वो यूजुअली क्या होते हैं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मेनली magnesium is basically found in the chlorophyll content। ठीक है, क्लोरोफिल जिसमें भी है उसमें ही मैग्नीशियम है। तो क्लोरोफिल है मतलब ग्रीन में है, क्लोरोफिल का कलर है ग्रीन, तो जो भी ग्रीन कलर का वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी कुछ हो उसमें हमें मैग्नीशियम मिलता है। ओके, सो दिस इज द मेजर सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। Is it clear? Calcium, magnesium and phosphorus? Okay. Next हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, इसको हम एक साथ कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें क्या आते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। अब इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड में ये सोडियम और क्लोराइड ये दोनों एक साथ रहता है। विदाउट क्लोराइड सोडियम कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो इसीलिए जहां पे सोडियम रहता है वहां पे ही क्लोराइड रहता है या फिर क्लोरीन रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, NaCl, जो कि नॉर्मली रहता है हमारे सॉल्ट पे। आप देखेंगे कि सॉल्ट को अगर हम बारिश के मौसम पे या फिर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो जब एयर के कांटेक्ट पे आ जाते हैं थोड़ा गीला गीला हो जाते हैं, थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी उसका हो जाता है सोडियम क्लोराइड का। तो उसका नेचर, ये सोडियम क्लोराइड का नेचर ही है वाटर को अब्सॉर्ब करना, वाटर को अपनी तरफ खींच लेना। जहां पे भी उसको वाटर मिल रहा है, मतलब एयर पे तो वाटर नहीं है, आप सोचेंगे कि नहीं एयर पे में तो वाटर नहीं है तो फिर कहां से वाटर आएगा। एयर पे भी वाटर रहता है, क्योंकि एयर पे वो सारे गैसेस रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, वो सारे चीज रहता है एयर पे, वेपर रहता है, सब कुछ रहता है। तो वहां से वो वाटर को खींच लेते हैं अपनी तरफ से और एक वाटर रिटेंशन हो जाते हैं। सो इसीलिए, और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो ऐसे ऐसे होते हैं, तो इन बाहर वाले जो हिस्सा होते हैं, इस बाहर वाले हिस्सा में रहता है NaCl और अंदर रहता है पोटेशियम। पोटेशियम अकेला रहता है अंदर में, उसका उतना कोई फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देखेंगे कि
जो नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं वो हम खाने के लिए मना करते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्दी लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं मुझे सॉल्ट उतना ज़्यादा नहीं है, या फिर जो लोग हाइपरटेंशन का पेशेंट होते हैं तो उनको भी सॉल्ट लेना मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाके वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव कर देते हैं। मतलब हमारे ये जो सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है, सेल के बाहर वाले फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के बाहर वाला जो पोर्शन होते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मींस बाहर, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो रहता है वो ज्यादा हो जाते हैं। और सेल के अंदर वाले जो फ्लूइड रहता है, ये जो पोटेशियम रहता है, इसको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा मींस अंदर, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड सेल के अंदर है इसीलिए सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब जब वाटर ज्यादा हो जाते हैं तो ये एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड का जगह ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हमारे इस सेल के ऊपर प्रेशर देते हैं। ठीक है, सेल के ऊपर जब प्रेशर आते हैं तो सेल थोड़ा छोटा होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस पे पानी ही है। हाँ, तो आप देखेंगे अगर दो बलून है तो बलून के अगर आप ऐसे दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो प्रेस होता जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस करते हो बलून्स को, एक टाइम के बाद वो फट जाएगा बलून, राइट। तो सेल भी एक बलून की तरह होता है। इसमें जो फ्लूइड है, अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम कम हो गए और सोडियम ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारे सेल के ऊपर चारों ओर से प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, चारों ओर से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब प्रेशर आते हैं तो सेल थोड़ा, जिसका इतना सा डायमीटर है वो थोड़ा छोटा हो जाते हैं। जब छोटा हो गया मतलब क्या है, सेल पे जो न्यूट्रिएंट्स आना चाहिए वो उतना ज्यादा नहीं आ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, साइमल्टेनियसली अगर हमारे पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाते हैं, अगर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा, वो बाहर पे प्रेशर क्रिएट करेगा। बाहर प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है वो और नहीं रहेगा। मतलब बाहर पे प्रेशर क्रिएट करने से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के लिए और कोई भी जगह नहीं है, पूरा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड ही भरा हुआ है। ओके, तो जब ये सिचुएशन हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर वो बैलेंस अगर ठीक नहीं है तो हमारे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक्सट्रीम डिजीनेस। अगर सोडियम हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर सोडियम कम हो जाते हैं, रादर पहले मैं ये बता दी हूँ, अगर पोटेशियम ज्यादा हो गए और सोडियम कम हो गए तो इस पे क्या होते हैं कि हेडेक हो जाते हैं, सर दर्द ज्यादा होता है, क्या हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो कंफ्यूजन चलता है। मतलब माइंड सेट ठीक नहीं रहता है हमारा। ओके, इनफैक्ट हम कोमा पे भी जा सकते हैं। ओके, सेम अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ज्यादा हो जाते हैं तो इस पे प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब पोटेशियम लेवल कम हो गया और सोडियम लेवल ज्यादा हो गया। तो पोटेशियम लेवल कम हो जाने से वीकनेस बढ़ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स होने लगता है। ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसीलिए देखेंगे कि जिन लोगों का वो सर चक्कर आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, या फिर अगर डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हो रहा है, बार बार बॉडी से पानी निकल रहा है, तो उस पे हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उसको ओआरएस देते हैं, राइट। ओआरएस दिया जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाते हैं या फिर नॉर्मल घर पे ही हम नमक और शुगर देके एक मतलब एक नॉर्मल वाटर उनको हम देते हैं। तो नमक में क्या है, सोडियम, शुगर में क्या है, शुगर में रहता है पोटेशियम। तो हम क्या करना चाहते हैं, सोडियम और पोटेशियम का एक बैलेंस करना चाहते हैं।
सो इसीलिए हम घर पे ही, अगर हमारे घर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वॉरेस नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स का पैकेट्स नहीं है, तो हम नॉर्मल सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन उनको दे सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में किसी का कोई भी डाउट्स तो नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट माइक्रो मिनरल्स के बारे में। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स होते हैं दैट इज आयरन। अब आयरन हमें किस पे मिलता है? आयरन का मेनली दो सोर्स आते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का दो सोर्स आते हैं। एक आते हैं फेरिक आयरन Fe3+ और एक आते हैं फेरस आयरन। ठीक है, एक आते हैं फेरस आयरन। ये फेरिक आयरन हमें मिलता है प्लांट सोर्स से। कोई भी ग्रीन कलर की प्लांट्स में हमें फेरिक आयरन मिलता है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें फेरिक आयरन मिलता है। हमें ओट्स से मिलता है, सीरियल प्रोडक्ट से हमें आयरन मिलता है, पॉच्ड राइस से हमें ये फेरिक आयरन मिलता है। और ये फेरस आयरन हमें मिलता है एनिमल सोर्स से। एनिमल सोर्स में जब फेरस आयरन मिलता है वो यूजुअली रेड कलर का आते हैं, मतलब जो भी एनिमल सोर्स का कलर रेड है उस पे ये फेरस आयरन ज्यादा मिलता है। जैसे कि लीवर पे फेरस आयरन रहता है, ओके, एग यॉक पे फेरस आयरन रहता है। तो कोई भी एनिमल सोर्स हो जिसका कलर रेड है तो उस पे हमें आयरन मिलता है, क्योंकि ये जो आयरन का जो नॉर्मल कलर है वही रेड है। और जैसे कि हमारे बॉडी खुद ब खुद फेरस आयरन को फॉर्म करते हैं या फिर कोई भी लिविंग बॉडी फेरस आयरन को फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हमारे बॉडी में आयरन रेड कलर में पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे ब्लड पे जो आयरन रहता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हमें सभी को पता है। हमारे मसल पे भी आयरन रहता है। मसल पे आयरन रहता है कैसे? मायोग्लोबिन। ओके, मायोग्लोबिन नाम पे हमारे मसल पे भी आयरन रहता है। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ रेड कलर का हो उस पे हमें आयरन मिल सकता है। नेक्स्ट काम क्या है कि आयरन का फंक्शंस क्या आते हैं। आयरन का जो फंक्शंस आते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मेनली ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, हमारे हर एक सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। हर एक सेल में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देते हैं और वहां जाके ऑक्सीजन हमारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके, मतलब उससे एनर्जी रिलीज करने में काम आते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है, जिनका एनीमिया है, उनको वीकनेस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन, उनके सेल में ऑक्सीजन नहीं आ रहे हैं और विदाउट ऑक्सीजन उनका एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है सेल से थ्रू, इसीलिए उनका वीकनेस ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या आता है, खूब सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रहते हैं हमारे बॉडी पे। ये एनर्जी रिलीज का जो प्रोसीड्यूर है इस पे भी बहुत सारे एंजाइम्स होता है। तो उस एंजाइम्स का जो काम है उस काम में हेल्प करने के लिए आयरन का जरूरत होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। दो आयरन इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन as well as it is also helping to boost against the infections, ठीक है, to fight against infections and boost up the immunity, boost up the antibody formation. Alright, next जो functions होते हैं वो है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी आयरन जरूरत होता है। आप देखेंगे कि कुछ एड्स होता है जिसमें
आयरन के बाद हम करते हैं जो कि कहते हैं कि आयरन लेने से हमारे ब्रेन फंक्शन हम बहुत जल्दी सोच सकते हैं, कुछ भी चीज हम याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ एड्स आते थे पहले। तो मेनली क्या होता है, आयरन हमारे ब्रेन पे जाके हमारे ऑप्टिमल ब्रेन ग्रोथ को हेल्प करते हैं आयरन। इसके साथ साथ आरबीसी को तो फॉर्म करते ही हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल को फॉर्म करना है मतलब ही हेमोग्लोबिन को फॉर्म करना है, तो आरबीसी को फॉर्म करते हैं ये आयरन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आयरन का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब आएंगे कि आयरन हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे बॉडी में ऐसा क्या फैक्टर्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो फैक्टर्स आयरन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो है एसिडिक फैक्टर। एसिडिक फैक्टर आयरन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलरेडी यू हैव लर्नड इट फॉर द विटामिन सी फंक्शंस। सो वो क्या करते हैं, विटामिन सी आयरन को इंक्रीज, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ और क्या रहता है कि हमारे बॉडी में जब मिल्क रहता है, मिल्क में आयरन थोड़ा कम अमाउंट पे ही रहता है, लेकिन मिल्क का जो कंटेंट है, मिल्क का जो कंटेंट मेनली जो लैक्टोफेरिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन ये जो होता है, ये जो लैक्टो मतलब लैक्टोज जो होते हैं वो भी आयरन को इंप्रूव करते हैं। ओके, अगर आयरन को कुछ चीज डिक्रीज करते हैं तो क्या आते हैं उसमें, क्योंकि आयरन के ये जो फैक्टर्स को, आयरन एब्जॉर्प्शन को जो कम कर देते हैं, उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ठीक है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जिसपे इंटेस्टाइन पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब डायरिया में, तो उस सिचुएशंस पे आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं। जितना ज्यादा हमारे गैस्ट्रिक मोटिलिटी होते हैं या फिर अगर बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट्स हम लेते हैं तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी हैम्पर करते हैं फाइटेट और ऑक्सलेट, वैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी हैम्पर करते हैं ये फाइटेट और ऑक्सलेट्स। फाइटेट और ऑक्सलेट भी कैल्शियम आयरन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। ओके, कुछ मिनरल्स रहता है जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसा रहता है जैसे कि अगर हम आयरन को कॉपर वेसल्स के साथ, मतलब कुछ कॉपर वेसल्स में खाना पकाते हैं जो फूड में आयरन है, या फिर कॉपर वेसल्स में रख देते हैं तो उस पे आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मिनरल्स में क्या क्या होते हैं, मेनली कॉपर रहता है, इसके साथ कोबाल्ट होते हैं। ये सारे मिनरल्स आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, या फिर जिंक हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इसके साथ आते हैं पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स भी रहता है चाय कॉफी में, तो इसीलिए यूजुअली क्या करना चाहिए, चाय कॉफी पीने के साथ साथ कोई भी आयरन रिच फूड नहीं लेना है। वो आमंड्स हो, मतलब वो नट्स हो, या फिर वो नॉर्मल सीरियल फूड्स हो, कुछ भी हो, चाय कॉफी के साथ वो सब नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो आयरन एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं होगा। चाय कॉफी पीने के एटलीस्ट 1.5 घंटे बाद हम वो आयरन रिच फूड ले सकते हैं। 1.5 घंटे आगे या फिर पहले हम आयरन रिच फूड को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो मिनरल्स आते हैं, नेक्स्ट बाकी जो सारे मिनरल्स हैं वो सारे मिनरल्स का भी काम तो है ही, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उसका ज़रूरत बहुत कम कम होता है। जैसे कि वो चाहे हमारे आयोडीन हो, आयोडीन को तो आपको पता ही है कि आयोडीन हमारे
थायराइड ग्लैंड को इंप्रूव करते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ये दो हार्मोन को फॉर्म करते हैं आयोडीन, जिसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोडीन, और T4 का नाम है थायरॉक्सिन। एक्चुअली T4 का नाम है टेट्रा आयोडो थायरोडीन। ये जो आयोडो है, ठीक है, ये आयोडो मीन्स आयोडीन, तो ये दो हार्मोन का ही मेन कंपोनेंट है आयोडीन। तो आयोडीन क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसिस करते हैं। विदाउट आयोडीन थायराइड हार्मोन कैन नॉट बी सिंथेसिस। अब थायराइड हार्मोन का काम क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हम जो भी कुछ ले रहे हैं उसको इंप्रूव करके उसमें से एनर्जी निकालना है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम। तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे आयोडीन का जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में भी आयोडीन का जरूरत होता है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हाँ, मतलब जो भी कुछ चीजें हैं उसको हम कितने जल्दी हम समझ जाते हैं, उसको हम कितना जल्दी याद कर लेते हैं, उन सारे चीज को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको पहले हम कहते थे कि अबनॉर्मल, मतलब उनका मैच्योरेशन लेवल उतना ज्यादा उनके एज के हिसाब से मैच्योरेशन लेवल नहीं हुआ है, तो इसीलिए दे आर ग्रुप्ड इनटू द स्पेशल चिल्ड्रन। तो उनका एक्चुअली बॉडी में क्या रहता है, आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है, इसीलिए उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो अपने सोसाइटी के साथ साथ उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। इसके साथ साथ और क्या करते हैं आयोडीन कि हमारे बॉडी में मेनली जो हार्ट रेट होते हैं या फिर पल्स रेट जो हो रहा है, मतलब हार्ट जो पंप कर रहे हैं, वो हार्ट रेट के लिए, इनफैक्ट ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के लिए, इन सारे चीजों के लिए आयोडीन का जरूरत होते हैं। लेकिन इसका मेजर जो दो फंक्शन है वो है थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, सिंथेसिस करना, और हमारे मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना। ठीक है, तो आयोडीन हमें यूजुअली किस पे मिलता है, आयोडीन का जो सोर्सेज रहता है वो बेसिकली हमें सारे फूड से ही मिलता है। वो सीरियल फूड्स हो, वो पल्सेस हो, लाइक सोयाबीन हो, दाल हो, कुछ भी दाल हो, उसमें हमें आयोडीन मिलता है। कोई ऑयल सीड्स हो, वो चाहे मस्टर्ड सीड्स हो या फिर सेसम सीड्स हो या फिर ग्राउंड नट हो, किसी में भी हमें आयोडीन मिलता है। सो इसीलिए यूजुअली आयोडीन का उतना डेफिशिएंसी नहीं देखा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मिनरल्स आते हैं दैट इज जिंक। तो जिंक का यूजुअली जिंक, पहले ना हम जिंक को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, मतलब पहले जिंक को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जिंक का इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है हमारे हेल्थ के साथ, तो इसीलिए जिंक को भी अब हम पढ़ने लगते हैं जिंक के बारे में। और ये जिंक का मेजर फंक्शन होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में, हमारे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड क्या है कि हमारे सेल में जो न्यूक्लियस रहता है उसमें जो रहता है डीएनए आरएनए फॉर्मेशन पे जिंक का जरूरत होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए जिंक का जरूरत होते हैं। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए जिंक का जरूरत होते हैं। और ये जिंक भी हमारे यूजुअली जो होते हैं, जिंक भी जो भी डार्क कलर का एनिमल फूड होते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गए या फिर लीवर हो गए, तो जितना डार्क कलर है जो भी एनिमल फूड हो उसका जितना डार्क कलर होते हैं उस पे खूब सारे मात्राओं में जिंक पाए जाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है ना? ओके ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो मिनरल्स आते हैं, these are basically trace elements like chromium or fluorine or copper, even the manganese. All these are absolutely
ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब बहुत बहुत माइन्यूटली हमें लगता है, और ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं है, लेकिन इतना कम अमाउंट पे लगता है, और उसका मेन काम होता है हमारे इंटरनल प्रोसेस में। इंटरनल प्रोसेस मतलब हमारे एनर्जी रिलीज में, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहता है उस पे भी इसका काम रहता है, ठीक है, उस पे भी ये काम करता है। ये मैग्नीशियम, ये सॉरी ये मैंगनीज और कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे चीज काम करता है, ठीक है। सेलेनियम जो होते हैं, ये सेलेनियम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सेलेनियम। सेलेनियम मेनली हमारे बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इंप्रूव होते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन इंप्रूव होते हैं, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेलेनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सारे चीज हैं ये मेनली हमें फिश से मिलता है, सीरियल प्रोडक्ट से मिलता है, वो व्हीट प्रोडक्ट्स हो, वो राइस हो, वो ओट्स हो, दलिया हो, इन सारे चीजों में हमें ये ट्रेस एलिमेंट्स खूब सारे अमाउंट में मिलता है। इनफैक्ट जो चीज हम फेंक देते हैं, सीड्स जो होते हैं, वो वाटरमेलन सीड्स होते हैं, वो पंपकिन सीड्स होते हैं, इन सारे सीड्स में ना खूब सारे अमाउंट में ये ट्रेस एलिमेंट रहता है। सेलेनियम रहता है खूब सारे अमाउंट में, जिंक रहता है, हमारे कॉपर रहता है, खूब सारे अमाउंट में ये सारी चीज रहता है। तो जितना ज्यादा हम वो हमारे डाइट में कंज्यूम करेंगे उतना ही अच्छा है। सो विदाउट डिस्कार्डिंग द सीड्स, इफ वी कैन प्रिजर्व द सीड्स, whatever it is, pumpkin seeds or watermelon seeds, anything, अभी तो वाटरमेलन का सीजन है, अभी पंपकिन का सीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमें आमंड्स लेना है, वॉलनट लेना है, या फिर जो महंगा महंगा सीड्स आते हैं वो लेना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज होते हैं, इन सारे चीज को, ये जो चीज आते हैं, इन सारे चीज को मतलब ये सीड्स को हम अलग से प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व हम कैसे करेंगे, हम उसको अलग करके उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, ताकि उस सीड्स का जो बेनिफिट्स है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाए, वो हम कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरनाइट भिगो के उसका स्प्राउट्स फॉर्म पे हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है कि अगर हम उसको सन ड्राई करते हैं, तो सन ड्राई करके भी हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। जो कि मैच्योर सीड्स हो जाते हैं, थोड़ा हार्ड कोटिंग हो जाते हैं जो सीड्स का, तो उसको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव पावर थोड़ा कम हो जाते हैं। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको ओवरनाइट, उसको अगर हम सोक करके रखते हैं या फिर स्प्राउट्स फॉर्म में रखते हैं, तो उसका डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी बढ़ जाते हैं, फिर हम उसको खाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रादर उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें मिल सकता है, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड? ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल्स, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स। एंड अगर मिनरल्स और विटामिन्स, ये दो चीज ही ऑलमोस्ट, इसका काम जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मतलब इसका काम है मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो काम है उसको इंप्रूव करना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम पे हेल्प करना, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना इजीली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना इजीली हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो पाएगा, तो उसको देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जरूरत होते हैं, ठीक है। व्हाटएवर इट इज, विटामिन और मिनरल्स, बोथ आर सेम। The main objective is to help out macronutrients to perform their functions. ठीक है? Is it clear? Any doubts? Any queries regarding this topic? Okay. So this is all for today then. All right. We will end the class for today, and then we will meet again in the next class. Okay.
थैंक यू सो मच। या